हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। जी हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान क्लास 12th के लिए अनसॉल्व्ड सेट रहेगा। फर्स्ट क्रमांक है आपका BS सेट, फर्स्ट क्रमांक BS। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व्ड, ये सेट खुला हुआ है। हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं पहले सेट को। तो कोई भी सेट हो, 5 पहले प्रश्न में 5 ऑप्शन दिए होते हैं जो एक एक नंबर के विकल्प वाले होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विकल्प से ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा चांदी का परावैद्युतांक पूछा गया है। चांदी क्या है? चांदी एक धातु है। आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी है। कोई भी धातु हो, धातु का जो परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक होता है कितना? अनंत। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, आपसे ऑप्शन में कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि k का मान 0 होगा, k का मान +1 होगा, k का मान -1 होगा। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि k का मान अनंत, यानी कि ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है परिपथ। यह परिपथ क्या प्रदर्शित करेगा? तो यहाँ पर हम जो एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया गया है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर का एक डायग्राम बना रहे हैं जो आपका दिया गया है। एन बीच में यहाँ छोटे से भाग को लगा दिया P और फिर बड़े से भाग को लगा दिया N और P को जोड़ दिया एक सेल के धन टर्मिनल से। फिर उसके बाद में इस N को इन्होंने जोड़ा है एक प्रतिरोध, इस N को जोड़ा गया है एक प्रतिरोध। फिर उसके बाद में बैटरी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये भाई परिपथ किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। V0 यहाँ से इस तरीके से इसको ऐड कर दिया। ये सिरा जुड़ा हुआ है अर्थ से। ये आपका पृथ्वी है या अर्थ मान लेते हैं यहाँ पर अर्थ, क्योंकि ये अर्थ का ही साइन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पर क्या है? ये इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखते हैं ये जो पी क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस पी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं इसको। और ये आपका हो गया उत्सर्जक, संग्राहक। ये क्या हो गया? संग्राहक हो गया। यहाँ पर ये आधार हो गया, ये हो गया आपका संग्राहक और ये आपका रहा उत्सर्जक। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो आपका आधार है, आधार एक छोटी सी बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है। आधार छोटी सी बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, यानी कि आधार जो है वो आपका अग्रभिनत है। ठीक है, क्योंकि आधार पी क्षेत्र आपका बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में संग्राहक आपका एक बड़ी बैटरी के धन ध्रुव से है। और उत्सर्जक आप अगर देखेंगे तो उत्सर्जक आपका ऋण विभव पर है। उत्सर्जक किस पर है? ऋण विभव पर है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को व्यवस्थित किया जाता है तो ये आधार उत्सर्जक यानी कि उभयनिष्ठ आधार उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में बताता है, यानी कि प्रवर्धक के रूप में ये देखा जाता है परिपथ को। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। ये आपका क्या है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन उभय
निष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में हो गया, ठीक है। यह आपका सेकंड ऑप्शन इसका सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है, गा क्वेश्चन नंबर गा है। एक पतले, ये आपका का था और ये आपका खा था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। अब आपके पास एक प्रिज्म दिया गया है जिसमें अपवर्तक कोण और प्रिज्म कोण, यानी कि जो अपवर्तक कोण होता है उसी को हम प्रिज्म कोण बोलते हैं, और बोला विचलन कोण, यानी कि ए जो है वो डेल के इक्वल है। यही तो है आपका विचलन कोण। ये क्या है, विचलन कोण है, ठीक है। ये विचलन कोण है और ये आपका क्या हो गया, अपवर्तक कोण, ठीक। अब अपवर्तक कोण जो है वो विचलन कोण के बराबर है। अब बराबर है, आपसे पूछा गया है n का मान बताइए, तो हम यहाँ से n का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन होता है n डेल इक्वल n-1 इंटू ए। अब यहाँ से आप देखेंगे डेल और ए दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से आप इसकी जगह पे डेल रख दीजिए, इक्वल n-1 इंटू, यहाँ भी डेल रख सकते हैं, डेल से डेल आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, n-1 इक्वल 1। यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड करेंगे बेटा, 1 तो बचेगा ना, तो यहाँ से इधर जाएगा तो ये आपका n इक्वल हो जाएगा 2, n इक्वल हो जाएगा 2, n इक्वल हो जाएगा 2। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ये कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर घा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम घा की बात करें ऑप्शनल में, तो यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण लिखी हुई है। इसमें लिखा है 4(1H1), साइन है एरो का 2He4 प्लस आपका 2 बीटा कण निकल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, और प्लस Q, ठीक। अब ये इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई, ये नाभिकीय विखंडन को प्रदर्शित करता है, नाभिकीय संलयन को प्रदर्शित करता है, नाभिकीय विघटन को प्रदर्शित करता है, और इनमें से कोई नहीं। चलिए हम सबसे पहले नाभिकीय विखंडन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से टूट नहीं रहा है, 4 हाइड्रोजन के अणु हैं, 4 हाइड्रोजन के अणु हीलियम के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 4 मिलकर एक बना रहे हैं, यानी कि ये नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा, नाभिकीय संलयन होगा, ठीक है, नाभिकीय संलयन होगा। क्लियर है। तो ये नाभिकीय संलयन का मतलब ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। अरे भाई मूल कण तो आपके देखिए कितने होते हैं। तो मूल कण आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो होते ही हैं। अब इनसे छोटे भी होते हैं जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये भी आपके मूल कण हो गए। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया अल्फा कण। अल्फा कण भाई मूल कण नहीं होता है, अल्फा कण आपका मूल कण नहीं होता है। क्यों, बोले अल्फा कण जो है वो 2 प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है। अल्फा कण 2 प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है, यानी कि अल्फा कण जो होता है उसको हम हीलियम का नाभिक कहते हैं, हीलियम का नाभिक कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा कण आपका मूल कण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। फिर इसके बाद में अगले क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L, संधारित्र C। अरे भाई LCR हो गया, क्या हो गया,
LCR हो गया, LCR। अब LCR की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर है 4, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है, 4 पार्ट है। अब इसमें बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति n है, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, स्रोत की आवृत्ति कितनी है? तो स्रोत की आवृत्ति है, स्रोत की आवृत्ति, तो स्रोत की आवृत्ति है बेटा n, ठीक है। अब इसके बाद में बोल रहा है कि देखिए अनुनादी आवृत्ति है nr। अनुनादी आवृत्ति कितनी है? अनुनादी, तो अनुनादी आवृत्ति बोला है कि अनुनादी आवृत्ति है n सफिक्स में r। अब आप बताइए कि किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी? अरे भाई वोल्टेज जो है वो अग्रगामी रहता है और धारा पश्चगामी रहती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, अगर आपको धारा भाई धारा को चाहिए आगे मतलब पीछे, धारा को चाहिए पीछे मतलब धारा इधर रहे और वोल्टेज इधर जाना चाहिए, या हम यूँ बोल सकते हैं कि आपका अगर वोल्टेज इधर है तो धारा इधर होनी चाहिए। अब ये कंडीशन आपकी अगर रहनी चाहिए, ये वोल्टेज हो गया, ये धारा हो गई, तो अगर ये सिचुएशन रहनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? बोले अगर धारा पीछे चलेगी तो स्रोत की जो आवृत्ति है वो ज़्यादा होनी चाहिए, स्रोत की आवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? बोले ज़्यादा होनी चाहिए अनुनादी आवृत्ति से। अगर अनुनादी आवृत्ति ज़्यादा होगी, अगर अनुनादी आवृत्ति ज़्यादा होगी अनुनाद की स्थिति में, तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? बोले अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है, धारा का मान अधिकतम हो जाता है। मतलब यानी कि जो ओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा बहती है उतनी बहती है। अब यहाँ चाहिए क्या? बोले धारा जो है वोल्टेज से, अब मतलब यानी कि अगर ओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में जितनी धारा बहेगी अगर उतनी ही बहेगी अनुनाद की स्थिति में, तो इसका मतलब है वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे, वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि वोल्टेज चलना चाहिए आगे और धारा चलनी चाहिए पीछे। अब वोल्टेज अगर आगे चलेगा और धारा पीछे चलेगी तो कंडीशन ये बनती है कि स्रोत की आवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए और अनुनाद की आवृत्ति या अनुनादी आवृत्ति कम होनी चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए ये ऑप्शनल आपके थे, यानी कि ये आपका पार्ट इसमें दिया गया 4th पार्ट, तो ये 4th पार्ट आपका सही है, ठीक है। अब 4th पार्ट आपका सही हो गया तो इसके बाद में हम बात करते हैं खंड वा की, मतलब इसका जो पार्ट है बा पार्ट, अब उसकी बात करेंगे। तो इसको साफ करें। चलिए अब बात हम करते हैं पार्ट बा की, जो आपका पार्ट है, खंड है बा। अब इस भाग में हम प्रश्न आता है, प्रश्न सेकंड। अब प्रश्न सेकंड में जो पहला है का आंसर। चलिए प्रश्न का क्या बोलता है? तो का विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखनी है, तो 2 विशेषताएं क्या होती हैं? बहुत सारी विशेषताएं पढ़ाई हैं हमने आपको, तो यहाँ पर 2 विशेषताएं लिखनी हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगा दें हम, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं हमें लिखनी है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं लिखनी हैं। तो क्या क्या होती हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, ये त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं या त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं? ये त्वरित
आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। अब सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड में क्या लिख सकते हैं? इजी इजी लिख दीजिए। क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, इन तरंगों के संचरण इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की या पार्थिव माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पार्थिव माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पार्थिव माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। अब इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पार्थिव माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पार्थिव माध्यम अगर ना लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, दहली तरंगधैर्घ्य से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आप देखिए, दहली तरंगधैर्घ्य यहाँ हम लिख देते हैं। हेडिंग क्या रहेगी? ये का हो गया, का उत्तर, और ये आपका खा, 2 का जो खा है। तो हेडिंग क्या रहेगी? दहली तरंगधैर्घ्य। अब दहली तरंगधैर्घ्य क्या है? तो दहली तरंगधैर्घ्य ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव से चैप्टर से रिलेटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दहली तरंगधैर्घ्य की परिभाषा क्या रहेगी? वो है अधिकतम तरंगधैर्घ्य या आपतित फोटॉन की, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा साफ करके इस तरीके से लिख सकते हैं, आपतित फोटॉन की वो है अधिकतम तरंगधैर्घ्य, वो है अधिकतम तरंगधैर्घ्य जो धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, दहली तरंगधैर्घ्य कहलाती है। दहली तरंगधैर्घ्य कहलाती है। दहली तरंगधैर्घ्य कहलाती है। अच्छा, इसे लिखते हैं लैम्डा नॉट से। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। दहली तरंगधैर्घ्य क्या होती है? तो दहली तरंगधैर्घ्य जो किसी धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, और ये अधिकतम तरंगधैर्घ्य का मान होता है।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, n इक्वल दिया गया 3/2। चलिए इसको साफ कर दें, साफ कर दें इसको। चलिए अब क्वेश्चन बेटा सेकंड का गा, क्वेश्चन पार्ट कितना है, सेकंड का गा पार्ट है। अब सेकंड का गा पार्ट क्या बोल रहा है कि एक n इक्वल 3/2, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 3/2। अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को इतने ही अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब द्रव का ANL इक्वल भी दिया गया है 3/2। अब पूछ रहा है कि ये बताइए कि अगर किसी लेंस को इस अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाएगा तो लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर यदि बेटा ANG इक्वल होता है लेंस के लिए, लेंस के लिए ANG ANL आपस में इक्वल होते हैं तो LNG आपका निकलेगा 1, ठीक है। और फिर आपका FL/FA मतलब किसी लिक्विड यानी कि द्रव में लेंस की फोकस दूरी और अपॉन में बेटा वायु में फोकस दूरी इक्वल आपका हो जाएगा ANG-1/LNG-1। अब यहाँ से आप देखेंगे तो FL/FA इक्वल ANG-1/LNG का मान कितना होगा 1 - 1। ये हो गया बेटा FL/FA इक्वल ANG-1/0। और किसी भी संख्या के अगर कोई भी संख्या हो उसके अपॉन में 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है अनंत। क्या होती है, अनंत। बेटा यहाँ से वैल्यू कितनी निकलेगी, अनंत निकलेगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि FL इक्वल हो जाएगा इन्फिनिटी, FL इक्वल हो जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ देख लीजिए ANG की वैल्यू आप रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपॉन में 0 है, अपॉन में 0 है तो इसकी वैल्यू इन्फिनाइट होगी और इन्फिनाइट में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनाइट ही आना है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि फोकस दूरी द्रव में कितनी आई, अनंत आई। मतलब ये जो लेंस है वो आपका लेंस नहीं रहेगा भाई साहब, एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट की तरीके से व्यवहार करेगा। तो हमसे प्रकृति पूछी गई थी, क्या है कि प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि समतल। यहाँ हम लिख सकते हैं समतल पारदर्शी, समतल पारदर्शी कांच की प्लेट बन जाएगा। यानी कि जो आपका लेंस है, जो लेंस है आपका वो समतल पारदर्शी कांच की प्लेट बन जाएगा, यानी कि समतल पारदर्शी कांच की प्लेट की तरीके से व्यवहार करेगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये था आपका गा। अब हम बात कर लेते हैं घा की। घा क्वेश्चन नंबर वही है प्रश्न 2 का घा। अब 2 के घा में बेटा हमसे क्वेश्चन कह रहा है किसी ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ बीटा का मान क्या होगा, यानी कि बीटा की परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ से हेडिंग लगा देते हैं भाई साहब धारा लाभ। अब ये क्या होता है धारा लाभ। वैसे हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांजिस्टर में AC धारा लाभ, पढ़ा है कि नहीं, जी हाँ। तो यहाँ पर धारा लाभ की परिभाषा को लिखना है। धारा लाभ को ही हम बीटा बोलते हैं। धारा लाभ जो AC धारा लाभ है उसको हम बीटा से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या परिभाषा लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, उत्सर्जक
एक निश्चित वोल्टेज पर, यहां पर एक नियत उत्सर्जक वोल्टेज पर, एक नियत वोल्टेज ना लिख के उत्सर्जक वोल्टेज लिख दीजिए। एक नियत वोल्टेज पर, अरे लिख दीजिए नियत वोल्टेज पर, एक नियत वोल्टेज पर संग्राहक धारा के मान में किया गया अल्प परिवर्तन। एक नियत वोल्टेज पर संग्राहक धारा, अच्छा संग्राहक धारा को हम लोग IC से लिख सकते थे, IC, और संग्राहक धारा में परिवर्तन है। संग्राहक धारा में अल्पांश परिवर्तन डेल्टा IC तथा इसके संगत उत्सर्जक धारा में हुए परिवर्तन, उत्सर्जक धारा में हुए परिवर्तन डेल्टा IE इमीटर, ठीक है, के अनुपात को धारा लाभ बीटा कहते हैं, धारा लाभ बीटा कहते हैं। और धारा लाभ बीटा इक्वल होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, ठीक है। ये आपका हो गया धारा लाभ। चलिए इसको साफ करें। चलिए अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का या प्रश्न क्या है, 2 का या। अब ये क्या बोल रहा है, बढ़िया सा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है आप 7n14 के नाभिक पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो आपसे आवेश पूछा गया है बेटा, किसमें, नाभिक में पूछा गया है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, यानी कि आवेश होगा कैसा, धनात्मक। अब धनात्मक आवेश होगा तो कितना आवेश होगा, तो बेटा Q इक्वल होता है NE। यहाँ पर धन आवेश होगा, धन आवेश कितना होगा, तो आपका N इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। सामान्य अवस्था में उदासीन तभी रहता है, मतलब यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 7। तो यहाँ पर 7 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6, प्रोटॉन पर प्लस का उतना ही लिया जाइए। आपका 16 सत्ते 112, एक अंक बाद दशमलव आपका हो गया इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। चाहो तो इसको 1.12 इंटू 10⁻, एक पॉइंट इधर लेके गए बेटा, एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि माइनस की है, 18 कूलाम। तो ये इतना आपका कैसा आएगा, धन आवेश आएगा। ये बात को ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि नाभिक में धन आवेश ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। वाह भाई वाह, 1 हेनरी। चलिए अब परिभाषा लिखनी है, इसको थोड़ा यहाँ पर रख देते हैं। हेडिंग क्या रहेगी बेटा, 1 हेनरी स्व प्रेरकत्व
एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करना है और ये क्वेश्चन नंबर है 4। तो अब एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करना है, क्या होता है, क्या होता है? स्वप्रेरकत्व को भाई परिभाषित करना है, यदि किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन करने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, तब उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा भाई साहब। अगर किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, यानी कि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए, तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा? स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा? 1 हेनरी होगा, 1 हेनरी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको साफ कर दें बेटा, इसको साफ करें। जी हाँ, चलिए अब आपका भाग है सा। कौन सा है? सा पार्ट है आपका सा। और इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर प्रश्न कितना है? प्रश्न संख्या 3 आ रही है और 3 का प्रश्न संख्या 3 का। अब 3 का क्या है? तो बेटा पहले ही प्रश्न में इन्होंने न्यूमेरिकल दे रखा है। अब पहले ही प्रश्न में न्यूमेरिकल क्या दे रखा है? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का 1 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि गतिज ऊर्जा दे रखी है कितनी? 45 eV। 1 इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर की, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 9 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी, r बराबर आपसे पूछा गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें द्रव्यमान पता होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1, यानी कि 9.1 रख लीजिए या 9.0 रख लीजिए, × 10⁻31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है। अब हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या होती है? तो अगर हम वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा दी गई है। देखिए इक्वेशन अगर हम चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए आपको कैसे लगानी है। आपने इक्वेशन पढ़ रखी है। यहाँ से k इक्वल बेटा होता है ½ mv² होता है। यहाँ से अच्छा v² की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k/m हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो 2k/m पर लग जाएगा √। अगर हम इक्वेशन को देखते हैं तो इक्वेशन होती है त्रिज्या के लिए हमारे पास mv/qb। और यहाँ से हमें देखिए m पता है बट b नहीं पता है, तो इसलिए b का हमने ये मान निकाला है। आप रख दीजिए तो r =
m, यहाँ हो जाएगा 2k अपॉन m और अपॉन आपका है QB। इस m को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2km स्क्वायर अपॉन m और अपॉन में अंडर रूट है QB। ये आपकी त्रिज्या का इक्वेशन, यहाँ से m ये कैंसिल, तो यही आपका बन जाएगा r इक्वल अंडर रूट 2km और अपॉन आपका क्या है, अपॉन चल रहा है QB। अब बोला कि जो आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो EB में दे रखी है। किस में दे रखी है? EB में। कोई बात नहीं है, यहाँ तो गतिज ऊर्जा हमें किस में लगानी है, अब EB में दे रखी है तो यहाँ तो हमें इसको जूल में रखना है, गतिज ऊर्जा किस में रखना है, जूल में। तो क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करें, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से K इक्वल हो जाएगा 4/5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अब हो गई जूल। अब क्या हो गई, जूल। तो ये वाला जो इक्वेशन है आपको लगा देना है डायरेक्टली। तो ये इक्वेशन लगाएंगे तो बेटा इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो r इक्वल बेटा हमारे पास अंडर रूट 2k की वैल्यू कितनी है, तो k की वैल्यू है 4/5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बेटा क्या है, m भी है तो m की वैल्यू 9 इंटू 10⁻31 यानी कि 31 और अपॉन में ये अंडर रूट के बाहर है सारा टर्म, अंडर रूट के बाहर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁻5 इतना है। अब इसको अच्छा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर बेटा क्या होगा, R इक्वल यहाँ देखना आप 45 दूना, इन दोनों को अगर देखेंगे तो 45 दूना कितना हो रहा है 90। अब 90 हो रहा है तो यहाँ से हमने ये कर लिया 90 कर लिया, इंटू में आपका 9 है और इंटू में 1.6 है, इंटू जरा 10 टू पावर को आप देखिए तो 19 और 31 मिलके कितनी हो गई, तो 19 और 31 मिलके हो गई -50 और अपॉन में आपका बाकायदा चल रहा है 1.6 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 19 और 5 ये हो गई -24। ठीक है बेटा। अब यहाँ से आप अगर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जीरो अगर कैंसिल कर देते हैं यहाँ से पॉइंट हट जाता है। तो अब आपका R इक्वल 9 इंटू 16 इंटू 10 टू पावर -50 और अपॉन में आपका है 1.6 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर -24। यहाँ से आप अगर ऊपर से देखेंगे तो रूट वैल्यू निकल रही है, रूट वैल्यू कितना निकल रहा है 9 इंटू 9 से 9 निकल आएगा, 16 से निकल आएगा बेटा 4 और इंटू 10 टू पावर -25 और अपॉन में है आपका 1.6 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर -24। यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, आपका यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये जीरो आपका बढ़ जाएगा, 16 दूनी 32 हो गया आपका, 16 दूनी 32 हो गया, या R इक्वल इधर हम लिख रहे हैं 16 दूनी 32, कितना बचा बेटा 8 बचा, पॉइंट लगा देंगे 16 पंचे 80 हो जाएगा। 10 टू पावर ऊपर गई बेटा, 10 टू पावर ऊपर गई तो यानी कि -1 पावर बच गई। 25 हैं ये ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी तो एक -1 पावर बच जाएगी, ये आएगा बेटा मीटर में, क्योंकि सब SI यूनिट में जितनी भी यूनिट इनकी जो भी यूनिट हैं तो वो जो सिस्टम है SI सिस्टम में है। तो यहाँ से आपका R इक्वल ये मीटर में है तो इसको यहाँ से 0.0.25 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर कर सकते हैं। अच्छा इसको अब हमने यहाँ पर सॉरी क्या भाई उल्टा कर दिया, यहाँ इसको क्या कर सकते हैं 25 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, या R इक्वल हम कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। कौन सा पार्ट था, का था भाई 3 का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए
थर्ड का खा, और हम इसको साफ कर रहे हैं, हम इसको साफ कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में ब्रह्मावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग। अरे भाई डेरिवेशन है, डेरिवेशन है। इसमें क्या बोल रहा है, यम द्रव्यमान का एक कण और क्यू आवेश का है, द्रव्यमान यम है, यह आपका है प्रश्न, प्रश्न थर्ड का खा, थर्ड का खा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान का एक पिंड है एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में ब्रह्मावस्था से चल रहा है, तो हम मान लेते हैं, माना स्मॉल यम द्रव्यमान का कोई पिंड या कण, कोई पिंड ना मान के क्या मानेंगे, कण एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा है, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है। अभी हमने प्लस क्यू मान लिया, यहाँ पर क्यू दिया गया है, हम प्लस क्यू मान के चल रहे हैं। क्यू है, माइनस क्यू भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू आवेश है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ब्रह्मावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। चलिए ठीक है, अगर बेटा ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस पर क्या वैद्युत बल नहीं लगेगा? लगेगा। और ये डी दूरी तय करता है। अब डी दूरी तय करने में इसने कितना वेग अर्जित किया, तो यहाँ पर लिखेंगे तब कण पर वैद्युत बल। अब कण पर वैद्युत बल F बराबर कितना लगना चाहिए? E क्यों लगना चाहिए? F बराबर E क्यों लगना चाहिए? अच्छा रखा है, ठीक, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें जब ये बेटा आवेश रखा है तो सिद्ध करना है इसका वेग। अगर हम बात करें कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब रखा था तो इस पर आवेश इतना लग रहा था, और ये डी दूरी तय करता है। अब डी दूरी तय करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा इधर इस तरीके से बना लेते हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर कोई आवेशित कण रखा है, ये आवेशित कण हो गया। अब ये रखा है तो प्रारंभिक वेग, और ये इधर अगर जा रहा है कितनी दूरी, डी दूरी, तो डी दूरी जाने में इसने कितना वेग अर्जित किया। यहाँ तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया, यहाँ पर वेग पूछा गया है, सही है। तो यहाँ पर इतना बल लग रहा है। अब इस बल के कारण, इसका चूंकि द्रव्यमान है, बल के कारण, तब बल के कारण उत्पन्न त्वरण, तो बल के कारण उत्पन्न त्वरण, तो त्वरण में हम लिख सकते हैं उत्पन्न त्वरण, तो वो होगा ए बराबर ई क्यू अपॉन एम, ई क्यू अपॉन एम। ये त्वरण हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अच्छा अगर इसने डी दूरी तय करी, तो डी दूरी तय करने के बाद इस पर वेग, मतलब इसका वेग
तब स्मॉल d दूरी तय करने पर कण का वेग, तो वेग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से। ठीक है, यहाँ से बेटा b स्क्वायर तो ठीक है, u स्क्वायर प्रारंभिक वेग इसका 0 था क्योंकि ये रखा था। कैसा था? रखा था। तो प्लस 2a, a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू है EQ अपॉन m, EQ अपॉन m, और इंटू s की जगह पे लग जाएगा d। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो b की वैल्यू निकालनी है, तो v इक्वल क्या हो जाएगा? √2 EQD अपॉन m। सही है बेटा, इतना ही तो हमें प्रूफ करना था, इतना ही तो प्रूफ करना था शायद। यस, यही दिखाना था, यही दिखाना था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन थोड़ा इसको साफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा भैया, लग जाएगा। क्या है? क्वेश्चन है गा। यहाँ पर प्रश्न 3 का गा पार्ट है, 3 का गा पार्ट है। क्या बोल रहा है? आराम से पढ़ना। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, अब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर दिया गया है 9 है। ठीक है, m बराबर 9 दिया गया है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है, समांतर किरणों के लिए समायोजित का मतलब हो गया कि VE अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा भाई साहब। अगर समांतर किरणों के लिए समायोजित किया गया है, समांतर किरणों के लिए बनाया गया है, तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए? अनंत पर बनना चाहिए, अनंत पर बनना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया भैया? हाँ, समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच की दूरी मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को L यानी कि नलिका की लंबाई बोलते हैं। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चलिए भाई, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां क्या होंगी? आपसे FO पूछा गया है और FE पूछा गया है, मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी पूछी गई है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी पूछी गई है। क्या करें भाई साहब, क्या करें? बोलिए देखिए, अगर हमें दिखाई देता है तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो क्या होता है? बोले L इक्वल, जब B मतलब अंतिम प्रतिबिंब BE की वैल्यू इन्फिनाइट हो, तो B जब इन्फिनाइट हो BE तो होता है L इक्वल FO प्लस FE। यहाँ पर कितना दिया गया है? बोले 20 दिया गया है, इक्वल FO कितना दिया गया है? नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, FE ऐसे ही रख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। इसके बाद में बोले, इसके बाद में हमारे पास एक पिटारा दिया गया है। क्या? M इक्वल होता है FO अपॉन FE। होता है कि नहीं? जी हाँ होता है। 9 इक्वल FO अपॉन FE। अच्छा, यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखना चाहो कि नहीं भाई, वो तो मतलब यानी कि जो आवर्धन होता है, ठीक है, वो निगेटिव होता है, ठीक, तो निगेटिव होता है, तो अगर इसको निगेटिव रखेंगे तो यहाँ वैल्यू भी निगेटिव ही लेनी है, यहाँ वैल्यू भी निगेटिव, यहाँ वैल्यू भी निगेटिव, ये कैंसिल, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा? FO इक्वल हो जाएगा 9FE, FO इक्वल हो जाएगा 9FE। जी हाँ, FO इक्वल 9FE रख दीजिए वैल्यू, तो बेटा आपका 20 है इक्वल FO की जगह पे 9FE और प्लस FE, यहाँ से FE कितना हो गया? 9 1 10, 10 FE इक्वल हो जाएगा 20, 10 से 20 बेटा यानी कि 2 बार सेंटीमीटर। तो आपका 20 सेंटीमीटर आया, कितना आया? सॉरी 2 सेंटीमीटर, कितना आया? 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, देन अरे भैया आता है, चला लिख गया तो लिख गया। FO इक्वल कितना हो जाएगा? 9 इंटू
एफ ई की वैल्यू 2 है तो एफ ओ इक्वल कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, थर्ड का गा। अब आपका थर्ड का घा, इसमें 4 ही क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है। थर्ड का घा, इसको साफ करें बेटा, साफ करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर साफ करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला लास्ट, तब तक आप पढ़िए, जब तक हम इसको साफ कर रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आपके क्वेश्चन पढ़ने से हमें थोड़ा सहूलियत रहता है। क्या रहता है? सहूलियत। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट है घा पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का घा। घा को साफ करें, घा चिपका दें यहाँ पर। क्या बोल रहा है? बोल रहा है ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य। अरे भाई, ओमीय प्रतिरोध भी बताना है, अनोमीय प्रतिरोध भी बताना है। फिर उसके बाद में अनोमीय परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, तो ओमीय प्रतिरोध में हम क्या बोलेंगे? ऐसा परिपथ जिसके लिए धारा तथा वोल्टेज के बीच या धारा तथा वोल्टेज का अनुपात नियत रहता है। वोल्टेज का ग्राफ में ना लिख के तो हम अगर चाहें तो ये बोल सकते हैं धारा तथा वोल्टेज के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। नहीं तो इस तरीके से लिख सकते हैं धारा तथा वोल्टेज का अनुपात नियत रहता है। वोल्टेज तथा धारा का अनुपात, जिसके लिए वोल्टेज तथा धारा का अनुपात नियत रहता है। वोल्टेज पहले होना चाहिए। चलिए जिसके लिए वोल्टेज तथा धारा का अनुपात नियत रहता है। ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है? अनोमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध। अब अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है? बोले जिसके लिए धारा तथा ऐसा परिपथ जिसमें ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज व धारा का अनुपात
नियत नहीं रहता है, नियत नहीं रहता है, अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है, अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन ने हमसे भाई बोला, क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला कि आप अनओमीय परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। और अनओमीय परिपथ के लिए, तो अनओमीय परिपथ के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, ये हम मान लेते हैं, ये आपका एक तरफ धारा ले लेते हैं, एक तरफ वोल्टेज ले लेते हैं VI ग्राफ में। तो ये आपका वोल्टेज हो गया, वोल्टेज, ठीक है, और ये आपकी I मतलब धारा। अब यहाँ पर दोनों जीरो है। देखिए, अगर ओमीय परिपथ है तो ओमीय परिपथ में B और I मतलब यानी कि धारा और वोल्टेज के बीच जो ग्राफ खींचेंगे वो सीधी रेखा प्राप्त होगी। लेकिन ये आपका कैसा है? अनोमीय है। अनोमीय है तो रेखा इस तरीके से जा सकती है। अब ये जो ग्राफ है वो बता रहा है अनोमीय परिपथ के लिए। किसके लिए है ये? अनओमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ के लिए। अब ये अनोमीय परिपथ के लिए हो गया। अब यहाँ पर गत्यात्मक प्रतिरोध अगर निकालना है तो हम इसको थोड़ा सा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान बढ़ेगा भी घटेगा भी, इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, निश्चित नहीं रहेगा, इस तरीके से। अब गत्यात्मक प्रतिरोध अगर निकालना है तो कहीं भी आप छोटा सा एक भाग ले लीजिए, कहीं भी आप एक छोटा सा भाग ले लीजिए, A B C, कोई भी छोटा सा भाग। मतलब आप धारा और वोल्टेज के बीच और ग्राफ जो खींचेंगे उसमें कहीं भी एक छोटा सा भाग ले लीजिए, जिस भाग में आपने वोल्टेज में परिवर्तन किया और उसके संगत धारा में परिवर्तन हुआ। आपने वोल्टेज में परिवर्तन किया, इसके मान को बदला, देखिए इसके मान में बदलाव हुआ, साथ ही धारा के मान में बदलाव हुआ, तो आप वोल्टेज के मान में जो परिवर्तन कर रहे हैं उसके संगत उस भाग में जो धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। ये अनओमीय परिपथ के लिए ग्राफ है। किसके बीच में? धारा और वोल्टेज के बीच में, वोल्टेज और धारा के बीच में एक ग्राफ खींचा। अब इस ग्राफ में आप देख रहे हो कंटिन्यू धारा और वोल्टेज के मान बदल रहे हैं, मतलब निश्चित नहीं रह रहे हैं कि अगर हमने वोल्टेज में जितना परिवर्तन किया उसी हिसाब से कंटिन्यू धारा में परिवर्तन होता रहे, ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर बेटा कोई एक छोटा सा भाग ले लेते हैं। आपकी इच्छा हो यहाँ पर एक छोटा सा भाग ले लीजिए, आप यहाँ पर छोटा सा भाग ले लीजिए, आप यहाँ छोटा सा भाग ले लीजिए, कहीं भी आप छोटा सा भाग लेंगे और उस छोटे से भाग में आप ये देखिए कि वोल्टेज के मान में हमने कितना परिवर्तन किया, उसके संगत धारा के मान में कितना परिवर्तन हुआ, और ये जो परिवर्तन है यही हमें बताएगा गत्यात्मक प्रतिरोध के मान को। तो यहाँ पर परिभाषा क्या रहेगी गत्यात्मक प्रतिरोध की? गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक प्रतिरोध। अब गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है? तो यहाँ पर देखिए, धारा के मान में परिवर्तन, अनओमीय परिपथ में वोल्टेज के
मान या विभव आरोपित वोल्टेज या वोल्टेज यानी कि आरोपित बोल सकते हैं या आरोपित विभव के मान में परिवर्तन करने पर, वोल्टेज के मान में परिवर्तन करने पर धारा के मान में परिवर्तन का अनुपात गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि अगर हम गत्यात्मक प्रतिरोध की बात करें तो सूक्ष्म डेल्टा वी क्या हुआ, डेल्टा वी यानी कि विभवांतर, आरोपित विभवांतर या आरोपित वोल्टेज के मान में परिवर्तन। ठीक है, अब आपने वोल्टेज के मान में जो परिवर्तन किया, वोल्टेज के मान में परिवर्तन करने पर धारा के मान में जो परिवर्तन हुआ, तो धारा के मान में परिवर्तन डेल्टा आई को ही हम बोलते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध आर। ठीक है, ये हो गया गत्यात्मक प्रतिरोध, मात्रक इसका ओम ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका है गत्यात्मक प्रतिरोध कि किसी अनोमीय परिपथ में वोल्टेज के मान में परिवर्तन करने पर जितना धारा के मान में परिवर्तन होता है, उन दोनों के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।